इधर देखता मैं रहे कभी तो। भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। जब मेरी दादी मुझे भटकती आत्माओं और श्रापित जगहों की कहानियां सुनाती थीं, तो मैं उन्हें बस पुराने अंधविश्वास मानकर टाल देता था। लेकिन एक बात मैंने देर से सीखी, भूतों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन पर यकीन करते हो या नहीं। यह समझ तब आई जब सब कुछ बदल चुका था। उस रात की याद आज भी मेरे जहन में ताजा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ठंडी हवा का बहना, चारों तरफ की भीड़ भाड़, फेरी वालों की तेज आवाजें, कुलियों का सिर पर सामान रखे दौड़ना और दूर कहीं ट्रेन के हॉर्न की गूंज। मैं वाराणसी एक्सप्रेस पकड़ने वाला था, सीधा सफर जो मुझे मुंबई से वाराणसी तक 26 घंटे में पहुंचा देता। मेरा काम आसान था, मध्य प्रदेश के खास रेलवे ट्रैक से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं की जांच करना। पिछले 10 सालों में वहां कई लोग लापता हुए थे, कुछ ट्रेनों के अजीब कारणों से हादसे हुए थे और रेलवे के कर्मचारियों के बीच एक अजीब अफवाह थी, कुछ अनदेखा, कुछ डरावना, जो वहां मौजूद था। मैं पहला पत्रकार नहीं था जो इस मामले की तह तक जाने वाला था। मुझसे पहले 3 रिपोर्टर वहां जा चुके थे। एक ने पत्रकारिता छोड़ दी, दूसरा इस बारे में कभी कुछ नहीं बोलता और तीसरा वो लौटा ही नहीं। जब मेरे संपादक जोशी सर ने मुझे चेतावनी दी तो मैंने हंसकर टाल दिया था। उनकी आवाज में एक अजीब गहराई थी जब उन्होंने कहा था, संभल कर जाना अर्जुन, ये कोई सामान्य रिपोर्टिंग नहीं है, ये कहानियां ये पीछा नहीं छोड़ती। उस समय मुझे ये सब मजाक लगा था, लेकिन अब जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अपने नोटबुक और बैग को कसकर पकड़े हुए, तो एक अनजानी बेचैनी मेरे भीतर घर कर रही थी। ट्रेन मेरे सामने थी, गहरी मैरून रंग की लंबी बोगियां जो प्लेटफॉर्म के आखिर तक फैली हुई थी, जैसे कोई सोता हुआ दानव। पहियों के नीचे से भाप निकल रही थी, ठंडी हवा में घुलती हुई। मैंने अपनी टिकट देखी, कोच S5, बर्थ 27, अपर स्लीपर। रात के 11:05 पर ट्रेन रवाना होने वाली थी और प्लेटफॉर्म अब भी भीड़ से भरा हुआ था। लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, उनकी आवाजें एक अजीब शोर में मिल गई थीं। कुल्ली लाल वर्दी में यात्रियों को आवाज दे रहे थे, चाय वाला किसी ग्राहक से 2 रुपए के लिए झगड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था, यात्रा भी सामान्य होनी चाहिए थी। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है? मैंने इस अजीब एहसास को झटक दिया और आगे बढ़ा। कोच के ठंडे स्टील हैंडल को पकड़ा और अंदर चढ़ गया। ट्रेन समय पर रवाना हो गई, मुंबई की जगमगाहट को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे में समा गई। कोच के भीतर हल्की रोशनी थी, ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। हवा में लोहे की गंध थी, पुरानी सीटों की बांस थी और पैंट्री कार से समोसे की हल्की खुशबू आ रही थी। मैंने अपनी बर्थ S5 में जगह ढूंढ ली, ट्रेन के बीचों बीच। ये स्लीपर क्लास थी जिसमें 6 बर्थ आमने सामने थी। नीचे 2 बुजुर्ग धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे। साइड बर्थ पर एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी जो पहले ही सोने की तैयारी कर रही थी। किसी ने मुझसे बात नहीं की और मुझे इसकी आदत थी। सफर में मैं हमेशा अकेलापन पसंद करता था। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और ऊपर अपनी बर्थ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां लेटा, छत की ओर ताकते हुए एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर सरकने लगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लंबे स्वर में हमेशा कुछ ना कुछ आवाजें होती हैं, पटरी पर दौड़ती ट्रेन की खटखट, यात्रियों की हल्की फुल्की बातें या किसी बच्चे की रोने की आवाज। लेकिन यहाँ सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। मैं करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। वो जरा सा खुला हुआ था। उस छोटी सी दरार से बाहर झांका तो देखा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। ना कोई यात्री, ना कोई टीटी, ना कोई चहल पहल, बस एक लंबा अंधेरे में डूबा गलियारा जिस पर मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ देर पहले ही तो मैंने वहां लोगों को चलते हुए देखा था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरी कल्पना होगी, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा था। आंखें बंद कर लीं, सोने की कोशिश की, पर तभी सरसराहट हुई, जैसे कोई चल रहा हो, धीमे, जानबूझकर। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, अस्पष्ट, मगर बहुत पास। मेरी सांस अटक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कंबल को और कसकर पकड़ लिया, कान लगाए सुना। फिर से वही आवाज, और इस बार और भी करीब। मैंने धीरे से सिर घुमाया
और दरवाजे के उस छोटे से गैप की ओर देखा। वहां एक आंख मुझे घूर रही थी, लाल खून से भरी हुई, अस्वाभाविक रूप से बड़ी एक आंख। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं घबराकर दीवार से सट गया, पर अगले ही पल वो आंख अंधेरे में गायब हो गई। उसके साथ ही वो कदमों की आहट भी दूर होती चली गई, जैसे ट्रेन की आवाज में घुल गई हो। मैं हिल तक नहीं पाया। मेरी उंगलियां कंबल के किनारे पर जमी रहीं। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से दरवाजा पूरा बंद किया और लॉक कर दिया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस कोई यात्री होगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़, और सफर अभी शुरू ही हुआ था। उस रात मैं सो नहीं सका। दरवाजा बंद करने के बावजूद उस आंख की भयानक छवि मेरे जहन से हट नहीं रही थी। बाहर ट्रेन घुप अंधेरे में दौड़ रही थी, दूर दूर तक सिर्फ खेत और पहाड़ों की झलक। कभी कभी कोई स्टेशन की रोशनी खिड़की से अंदर आती और तुरंत ही गायब हो जाती। नीचे वाली बर्थ पर बैठे दो बुजुर्ग सो चुके थे। उनकी हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। साइड बर्थ पर बैठी औरत ने पर्दा खींच लिया था। सन्नाटा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:45 थे। वाराणसी पहुंचने में अभी लंबा समय था। बस पानी पीकर आता हूं, शायद ताजगी महसूस हो, मैंने खुद से कहा और धीरे से नीचे उतरा। पानी की बोतल उठाई और दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर फिर से खाली था। ऊपर की लाइट झपक रही थी। उसकी टिमटिमाती रोशनी से दीवारों पर अजीब से परछाइयां बन रही थी। हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पानी का डिस्पेंसर कुछ दूर था, अगले कोच के पास। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर तभी मैंने कुछ अजीब देखा। कॉरिडोर के आखिर में अगले कोच के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। वो मेरी ओर पीठ करके खड़ा था। उसका शरीर एकदम सीधा और अजीब सा अकड़ा हुआ था। उसने एक पुराना काला कोट पहन रखा था, जिसके किनारे घिसे हुए लग रहे थे। सिर पर एक हैट थी, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। भाई साहब, मैंने धीमी आवाज में कहा। शायद कोई रेलवे स्टाफ हो। कोई जवाब नहीं। वो वहीं वैसा ही खड़ा रहा। मुझे अजीब लगा। मैंने थोड़ा और पास जाकर फिर से पूछा, भैया सब ठीक है? पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मैं उसके इतने करीब था कि एक और खौफनाक बात नोटिस की। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में झूल रहा था। मेरे सीने में ठंडक दौड़ गई। शरीर सुन्न पड़ने लगा। भागो, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे, लेकिन मेरा शरीर हिल तक नहीं रहा था। और फिर वो हिला, मगर ऐसे नहीं जैसे कोई इंसान हिलता है। उसका शरीर झटके से एक अजीब कोण में मुड़ा, जैसे कोई अदृश्य डोर से उसे खींच रहा हो। और फिर उसका सिर धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक झटके में 180 डिग्री घुमा, सीधा मेरी ओर। उसका चेहरा, या जो कुछ भी बचा था, पीलापन लिए मरी हुई त्वचा, गालों की जगह सूखी हड्डियां, फटी हुई काली पपड़ी जैसे होंठ। लेकिन सबसे डरावना था उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे। पर फिर भी वो मुझे घूर रहे थे। एक भयानक मुस्कान उसके सूखे होंठों पर फैल गई, और फिर वो हंसने लगा। कोई आवाज नहीं, बस उसके कंधों का हिलना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती हंसा रही हो। मेरा खून जम गया, और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। कॉरिडोर फिर से खाली था। मेरे हाथ कांपने लगे। बोतल इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उंगलियां दर्द करने लगी। मैंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। तेजी से अपने कंपार्टमेंट की ओर भागा, दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। मैं अपनी बर्थ पर बैठा रहा। मेरी पीठ ठंडी दीवार से चिपकी थी और मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मैंने सोचा था कि इस ट्रेन सफर में मैं बस एक कहानी का पीछा कर रहा हूं, पर अब मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस यात्रा के अंत तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। मुझे कब नींद आ गई याद नहीं। थकान शायद हावी हो गई थी, क्योंकि अगली बार जब मेरी आंखें खुली तो ट्रेन एक झटके से धीमी हो रही थी। मैंने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें मलते हुए सीधा बैठा। कंपार्टमेंट अब भी अंधेरे में डूबा था। मेरे सहयात्री गहरी नींद में थे। ट्रेन की रुक रुक कर चलने की आवाज अब बदल चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक भारी मेटल के घिसटने जैसी आवाज थी, जैसे ट्रेन जबरदस्ती रोकी जा रही हो। भौहें सिकुड़ गईं। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:10।
हमारी अगली स्टॉपिंग नासिक थी, लेकिन वहां पहुंचने में अभी वक्त था। कुछ गड़बड़ थी। मैं धीरे से बर्थ से उतरा और हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चारों तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी। प्लेटफॉर्म की मध्यम पीली रोशनी में वह अजीब तरीके से लहरा रही थी। रुको! प्लेटफॉर्म! मेरी सांस थम गई। यह स्टेशन हमारी यात्रा के रास्ते में नहीं था। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और गर्दन निकालकर बाहर झांका। प्लेटफॉर्म दूर तक फैला हुआ था, वीरान, सुनसान। बस कुछ पुरानी बेंचें रखी थीं और एक जंग लगे साइन बोर्ड पर धुंधले अक्षर उभरे थे। रागापुरजम क्षण। रागापुर जंक्शन? मैंने यह नाम कभी नहीं सुना था। मेरे पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया। ट्रेन रुक चुकी थी, लेकिन कोई चढ़ या उतर नहीं रहा था। ना कोई वेंडर, ना कोई स्टेशन स्टाफ, न ही किसी लाउडस्पीकर से कोई अनाउंसमेंट। बस शांति, गहरी, अजीब, असहज कर देने वाली शांति। मैं मुड़कर अपने सहयात्रियों को जगाने ही वाला था, तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी वहीं प्लेटफॉर्म पर मेरी खिड़की के ठीक सामने। वह हिल नहीं रहा था, पलकों तक नहीं झपका रहा था, बस देख रहा था। उसका रेलवे यूनिफॉर्म मैला था, जगह जगह फटा हुआ। टोपी सिर पर तिरछी रखी थी और उसके हाथ बेजान होकर शरीर के दोनों ओर लटके थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसकी आंखें, गहरी, धंसी हुई, खाली आंखें जो सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरा गला सूख गया। ट्रेन हिलने लगी, पहियों के नीचे से धातु की घिसटने की आवाज आई और तभी वह मुस्कुराया। लाइट्स झपकने लगी, ट्रेन चल पड़ी। लेकिन जब तक वह स्टेशन दूर नहीं हो गया, मैं उसे देख सकता था। अब भी खड़ा हुआ, अब भी मुझे घूरता हुआ, अब भी मुस्कुराता हुआ, और मुझे एहसास हुआ यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे सीने में जो अजीब बेचैनी थी वह अभी भी बरकरार थी। मैं अपनी बर्थ पर लेटा रहा, पीठ ठंडी धातु की दीवार से सटी हुई, कंबल को ठुड्डी तक खींच लिया था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो फिर वही प्लेटफॉर्म मेरी आंखों के सामने आ जाता। रागापुर जंक्शन, एक जगह जो किसी भी नक्शे पर नहीं थी, एक ऐसी जगह जिसे होना ही नहीं चाहिए था। और वो आदमी, उसकी खाली आंखें, वो अजीब मुस्कान। मैंने उसे सच में देखा था, ये मेरी कल्पना नहीं थी। कंपार्टमेंट में अजीब सन्नाटा था। नीचे की बर्थ पर सो रहे बुजुर्ग अब भी गहरी नींद में थे। वो औरत और उसका बच्चा भी नहीं जगे थे। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई बढ़ती जा रही थी। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस कभी कभी लाल सिग्नल पोस्ट की रोशनी खिड़की से अंदर पड़ती, जिससे कंपार्टमेंट के भीतर अजीब से साए बन जाते। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30। रात अभी लंबी थी। मुझे कुछ ध्यान भटकाने की जरूरत थी। मैंने अपनी बर्थ के नीचे से अपना बैग निकाला और नोटबुक बाहर खींची। अगर नींद नहीं आ रही थी तो कम से कम मैं इस अजीब जगह पर कुछ नोट्स ही लिख सकता था। जैसे ही मैंने पन्ने पलटे और कुछ लिखना शुरू किया, एक अजीब आवाज आई, खस खस, धीमी, सरसराने जैसी, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। मैंने धीरे से सिर उठाया। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर लगी ट्यूब लाइट हल्के हल्के झपक रही थी, उसकी रोशनी कमजोर और थरथराती हुई। और फिर मैंने उसे देखा, एक छोटी सी लड़की, वहीं गलियारे के आखिरी सिरे पर खड़ी। वो वहीं खड़ी थी, डिब्बे के दरवाजे के पास, रोशनी के हल्के दायरे में। उसका चेहरा मेरी ओर नहीं था। घने उलझे हुए बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने एक फीकी, मैली और नीचे से फटी हुई फ्रॉक पहन रखी थी। वो हिली भी नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही, उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसकी फ्रॉक की सिलवटों को जकड़े हुए। मेरी रगों में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। मैंने हल्की आवाज में पूछा, बिटिया? कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। कुछ तो अजीब था। वो बहुत ज्यादा स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल अस्वाभाविक रूप से। न पैरों पर भार बदल रही थी, न उंगलियां हिला रही थी, न ही बच्चों जैसी कोई चंचलता थी, बस जमी हुई थी। मैं धीरे धीरे अपनी बर्थ से नीचे उतरा। शायद वो किसी यात्री की बेटी थी, कहीं खो तो नहीं गई थी। मैंने एक सावधान कदम आगे बढ़ाया। तुम ठीक हो? जैसे ही मेरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, वो मुड़ी, तेज, बहुत तेज, इतनी तेज कि उसका सिर एक झटके में मेरी तरफ घूम गया और उसके बिखरे बाल चेहरे से हट गए।
और फिर उसकी आंखें गहरी काली, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ दो खाली स्याह गड्ढे जो बस शून्य को दर्शा रहे थे। मेरे गले से एक घुटी हुई चीख निकल गई। मैं घबराकर पीछे हट गया। लड़की ने अपने होंठ खोले और कुछ कहा, एक शब्द, बहुत धीमे, बहुत अस्पष्ट। मैं सुनने के लिए आगे झुका और तभी वो मेरी ओर झपटी, इतनी तेजी से कि मैं संभल नहीं पाया। वो मेरे ठीक सामने आ गई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी ओर बढ़ी हुई। वो काली खाली आंखें मेरी आंखों में घड़ी हुई। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से सारी गर्मी खींच ली गई हो। मेरा दम घुटने लगा। फिर उसने अपना मुंह और ज्यादा खोला, ज्यादा चौड़ा, अस्वाभाविक रूप से, और वो गायब हो गई, बस हवा में घुल गई। कॉरिडोर फिर से खाली था। रोशनी हल्के से झपकी, एक बार, दो बार, फिर स्थिर हो गई। मैं वहां खड़ा था, हांफता हुआ। मेरी पूरी देह कांप रही थी। किसी तरह मैं लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने कंपार्टमेंट में लौटा और दरवाजा झटके से बंद कर दिया। पीठ दीवार से टिका दी, बर्थ के किनारे को कसकर पकड़ लिया। इस ट्रेन में क्या हो रहा था मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक वैसे ही बैठा रहा। ट्रेन चलती रही, धड़ धड़ की आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह मेरा वहम था, कि शायद मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज्यादा सोच रहा था। लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था ये सब सच था। मैं अकेला नहीं था, यहाँ कुछ और भी था, कुछ जो देख रहा था, जो इंतजार कर रहा था। और फिर खटखटाहट शुरू हुई, धीमी, हल्की, मेरी खिड़की के पास से। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से सिर घुमाया। खिड़की की शीशे पर कोहरा जम चुका था, लेकिन उस धुंध के पीछे एक हथेली का निशान, छोटा, हल्का, जैसे किसी बच्चे का। मैंने सूखे होंठों को जीभ से गीला किया, कंबल को और कसकर पकड़ लिया। फिर से खटखटाहट, इस बार थोड़ा तेज, थोड़ा ज्यादा जोर से। मैंने हिम्मत जुटाकर अपना कांपता हाथ शीशे की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, हथेली का निशान गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ट्रेन हल्की सी झटकी और बाहर पटरियों के बीच एक परछाई खड़ी थी, ऊंची, काली, कुहासे में डूबी हुई, न हिल रही थी, न झुक रही थी, बस घूर रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी नजरों को महसूस कर सकता था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर एक झपकी के अंतराल में वो गायब हो गई। ट्रेन चलती रही, लेकिन डर वहीं रह गया। इस सफर में कुछ बहुत गलत था और मुझे नहीं लगता कि मैं वाराणसी तक सही सलामत पहुंचने वाला था। मैं सो नहीं सका, नहीं सो पाया। थकान मेरी हड्डियों तक घुस चुकी थी, लेकिन दिमाग उसे चैन नहीं था। लड़की की काली खाली आंखें, वो मिटता हुआ हथेली का निशान, पटरियों पर खड़ी वो परछाई बार बार मेरे जहन में घूम रहे थे। ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन उसके पहियों की लय कुछ बदली हुई लग रही थी। पहले जो लयबद्ध सुकून भरी धड़धड़ थी, अब वो अलग थी, बेतरतीब, जैसे पटरियां हमारे नीचे कुछ फुसफुसा रही हों। एक मंद दूर की सरसराहट जो ट्रेन की धातु से टकराती आवाज के साथ घुल मिल रही थी। मैंने अपने सहयात्रियों की ओर देखा। क्या सिर्फ मुझे ही यह सुनाई दे रहा था? निचली बर्थ पर लेटे बुजुर्ग अभी भी सो रहे थे। उनके शरीर ट्रेन की हलचल के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। औरत और उसका बच्चा अपनी शॉल में लिपटे आराम से सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसे कैसे उन्हें यह सब सुनाई नहीं दे रहा था? वह धीमा, रहस्यमयी फुसफुसाना जो अब लोहे की पटरियों पर सांस लेने की तरह उठ और गिर रहा था, अब वह और तेज हो रहा था, या फिर और करीब आ रहा था। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था। कभी कभी दूर किसी स्टेशन की झिलमिलाती रोशनी पल भर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। और फिर वह फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। न ट्रेन की आवाज, न कपड़ों की सरसराहट, न सांसों की हलचल, बस एक घना डरावना सन्नाटा। और तभी एक शब्द मेरे कान के ठीक पास। किसी ने फुसफुसाया, उतरो। मैंने झटके से सिर घुमा दिया, आवाज की दिशा में देखने के लिए। कोई नहीं था, बस अंधेरा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कंपाते हाथों से अपनी बर्थ के किनारे को कसकर पकड़ लिया। मैंने यह सब कल्पना नहीं किया था। किसी ने या किसी चीज ने मेरे कान में फुसफुसाया था और वह चाहता था कि मैं इस ट्रेन से उतर जाऊं। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी।
अगला स्टेशन भुसावल जंक्शन। मुझे नहीं पता कि मुझे राहत महसूस हो रही थी या डर। एक तरफ किसी असली स्टेशन पर रुकना जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, शायद अच्छा संकेत था, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस ट्रेन से उतरना वाकई सुरक्षित होगा? यात्रियों में हलचल होने लगी। कुछ लोग जाग गए, आंखें मलते हुए उठ बैठे। कुछ ने अपने बैग समेटने शुरू कर दिए, उतरने की तैयारी करने लगे। नीचे बर्थ पर सोए बुजुर्ग हड़बड़ा कर उठे, बड़बड़ाने लगे कि वे जरूरत से ज्यादा सो गए। वह औरत अपने बच्चे को शॉल में लपेटकर बैठ गई, उनींदी आंखों से इधर उधर देखने लगी। मैंने झिझकते हुए अपना बैग टटोला। क्या मुझे उतर जाना चाहिए? मन के एक कोने में कोई चीख चीख कर कह रहा था कि हाँ, मुझे उतर जाना चाहिए। इस ट्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए और अगली ट्रेन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अब उतरना कोई विकल्प नहीं था। मैं फंस चुका था, जैसे ट्रेन ने मुझे जकड़ लिया हो। सीटी बजी और ट्रेन आखिरकार भुसावल जंक्शन पर रुक गई। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। बल्बों की मध्यम रोशनी जमीन पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। कुछ यात्री उतर रहे थे, जम्हाइयां लेते हुए इधर उधर देख रहे थे। कुछ विक्रेता अपने ठेलों के पास खड़े चाय और स्नैक्स बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी स्टेशन के किनारे पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। भूरा फटा पुराना कोट पहने उसकी मुद्रा अजीब तरह से जमी हुई थी। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था, जैसे वह कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वह मुड़ा धीरे धीरे, और मैंने उसका चेहरा देखा। कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं। मेरा गला सूख गया। वह मुस्कुराया और फिर अपनी पतली हड्डियों से भरी उंगली उठाकर सीधा मेरी तरफ इशारा किया। मैंने झट से पर्दा खींच दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई थी। लेकिन मैं जानता था वह मुझे देख चुका था। भले ही उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसने मुझे देख लिया था। कैसे? क्यों? मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक बात समझ आ रही थी, मुझे इस ट्रेन से उतरना ही होगा, जल्दी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ट्रेन ने एक तीखी सीटी मारी और एक धीमे तकलीफ देह झटके के साथ फिर से चल पड़ी। मैंने पर्दा कसकर बंद रखा, अपनी पीठ कंपार्टमेंट की ठंडी दीवार से चिपका ली। मेरी सांसें बेकाबू थीं, हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उस आदमी की छवि मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसकी खाली गहरी आंखों की जगह उसके चेहरे पर पसरी वो भयानक मुस्कान, और सबसे डरावना, वो जिस तरह मुझ पर उंगली उठाकर इशारा कर रहा था, जैसे वो मुझे जानता हो, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मुझे उतर जाना चाहिए था, मुझे दौड़कर इस ट्रेन से भाग जाना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। और अब ट्रेन मुझे अपने साथ किसी अनजाने अंधेरे की ओर खींचे लिए जा रही थी। मैंने बाकी यात्रियों की तरफ देखा। बुजुर्ग फिर से सो चुके थे। उनके भारी सांसों की आवाज कंपार्टमेंट में गूंज रही थी। वो औरत अपने बच्चे को शॉल में लपेटे कोने में ऊँग रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मैं जानता था कि यह सफर अब सामान्य नहीं था। मुझे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपने पैर बर्थ से नीचे उतारे और ठंडी धातु की जमीन पर खड़ा हो गया। शरीर दर्द से अकड़ गया था। शायद थोड़ी देर टहलने से राहत मिले। मैंने कंपार्टमेंट का दरवाजा खिसकाया और संकरी गलियारे में आ गया। ऊपर लगी मध्यम फ्लोरेसेंट लाइटें हल्के हल्के झपक रही थीं। उनकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब डरावने साए बना रही थी। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। कुछ दरवाजे आधे खुले थे, जिनके पीछे झांकने पर लोगों के सिर खिड़कियों से टिके दिख रहे थे, कंबलों में दुबके हुए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे हल्के कदम धातु की फर्श पर ठंडी गूंज पैदा कर रहे थे, और तभी वो आवाज आई, एक धीमी सरसराहट अगले कंपार्टमेंट से। मैं ठिठक गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, बस जरा सा, और उस दरार से कोई हरकत, कोई वहां खड़ा था। मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन सांसों की आवाज सुन सकता था। एक गहरी गूंजती हुई सांस, धीमी, असमान, इंसान जैसी नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं,
कोई अनजानी अदृश्य ताकत मुझे आगे खींच रही थी। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और जो मैंने देखा उसने मेरी रगों में लहू जमा दिया। एक आकृति वहां खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, इतनी कि उसका सिर छत से लगने वाला था। उसकी त्वचा भयानक सफेदी लिए हड्डियों से चिपकी हुई और उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे, इतने की उंगलियां फर्श को छू रही थी। और फिर उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया, पर वो सिर सामान्य नहीं घूमा, धीमा, अजीब, अस्वाभाविक। और तब मैंने उसका चेहरा देखा, या कहूं चेहरे का ना होना, ना आंखें, ना मुंह, ना नाक, बस एक सपाट फीका चेहरा। मेरा मुंह खुला रह गया, एक ठंडी चीख मेरे गले में अटक गई। मैं लड़खड़ा गया, पीछे हटने की कोशिश में पैर फर्श से टकराया। वो आकृति हिली, न चली, न दौड़ी, बस फिसलने लगी, जैसे कोई परछाई मेरी ओर बढ़ रही हो। मैं घबराकर पीछे हटा। दरवाजा धीरे से खुद ब खुद बंद हो गया और तभी वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, धीमी, सिसकती हुई, एक भाषा जिसे मैं समझ नहीं सका। मैंने दौड़ लगा दी अपने कंपार्टमेंट की ओर, अपने बर्थ की ओर। दरवाजा जोर से बंद किया और उसमें पीठ टिका दी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती से बाहर निकल आएगा। मिनटों तक मैं हिल भी नहीं सका, सांसें अटक रही थीं, दिमाग सुन्न हो चुका था। और फिर टप टप टप, दरवाजे के उस पार कोई था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। जो भी उस कंपार्टमेंट में था वो अब मेरे बहुत करीब था। उसे पता था कि मैंने उसे देख लिया है और अब उसे पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं दरवाजे से सटा खड़ा था, मेरी सांसें तेज और असमान हो चुकी थीं। वह आवाज, वह धीमी मध्यम सी दस्तक अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वह नरम थी, लगभग शालीन, जैसे कोई चीज जो उस डिब्बे के अंदर थी मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया, दे नहीं पाया। कई मिनटों तक मैं जड़वत वहीं खड़ा रहा, सांस रोके सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं। न कोई और दस्तक, न कोई हलचल, सिर्फ ट्रेन के पहियों की लगातार गड़गड़ाहट जो अंधेरे में गूंज रही थी। क्या मैंने सब कुछ बस सोचा था? क्या मेरी थकान और डर ने मेरे ही दिमाग से कोई भयावह खेल खेला था? मैं यही मान लेना चाहता था, बेतहाशा। लेकिन अंदर कहीं गहरे मैं जानता था कि यह सच नहीं था। कुछ तो गलत था इस ट्रेन में और सिर्फ मुझे ही इसका एहसास नहीं हुआ था। मैंने किसी तरह खुद को हिलाने की हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी बर्थ की ओर बढ़ा। डिब्बे में बाकी सब अब भी सो रहे थे। कोने में बैठी औरत हल्का सा करवट लेकर अपने बच्चे को और करीब खींच चुकी थी। वृद्ध आदमी धीमी नियमित सांसों में खर्राटे ले रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था यह सामान्य नहीं था। मैं अपनी बर्थ पर चढ़कर खिड़की से टिक गया और बाहर झांकने लगा। बाहर फैले खेत मुश्किल से दिख रहे थे, कमजोर चांदनी में उनकी धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार मुझे सूरज निकलने का इंतजार था। मैं चाहता था कि यह लंबी भयानक रात खत्म हो जाए, लेकिन सुबह अभी कई घंटों दूर थी और मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। यह रात कभी सच में खत्म नहीं होगी, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। उसके बाद जो मैंने देखा, उसके बाद तो कतई नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उन भयानक विचारों को दिमाग से झटकने की कोशिश की। तभी वह आवाज आई, एक फुसफुसाहट, बिल्कुल पास से, मेरे डिब्बे के दरवाजे के ठीक बाहर। मेरा शरीर कांप उठा, मेरी उंगलियां पतली गद्दी में धंस गईं, सांस अटक गई। वह आवाज बहुत धीमी थी, इतनी कि सुनना मुश्किल था, लेकिन कुछ शब्द मैं सुन सकता था। कोई भाषा जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, एक मध्यम मंत्रोच्चार, और फिर एक हंसी, मुलायम, खोखली, एक सर्द सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सहमते हुए दरवाजे की ओर देखा। एक परछाई बिल्कुल बाहर खड़ी थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। वह आकृति नहीं हिली, वह बस खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे वह अचानक आई थी वैसे ही चली गई, बस यूं ही। न कोई कदमों की आहट, न कोई पीछे हटती परछाई, बस गायब। मैं वहीं बैठा रहा, जाने कितनी देर तक। मेरी धड़कनें कानों में गूंजती रहीं और फिर
जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, दरवाजा चरमराया। वह बंद नहीं था और अब वह हल्का सा खुल चुका था। मैं झटके से सीधा बैठ गया, घबराकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। ट्रेन हल्के से झटकी और दरवाजा थोड़ा और खुल गया, बस इतना कि मैं उसे देख सकूं। वह जो मेरी बर्थ के ठीक सामने बैठा था, एक आदमी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पतला, पीला चेहरा, फटे पुराने कुर्ते में लिपटा उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। आंखें खुली थीं, लेकिन वे मुझे नहीं देख रही थीं। वे कुछ भी नहीं देख रही थीं। वे पूरी तरह सफेद थीं, निर्जीव। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जब मैं उठा था तब वह बर्थ खाली थी। किसी को अंदर आते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन अब वह वहीं था, शांत, निश्चल, शून्य में ताकता हुआ। और फिर उसके होंठ हिले। एक शब्द, बस एक फुसफुसाहट। उतर जाओ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। उतर जाओ। मैं बर्थ से सटा बैठा रहा। मेरी पीठ ठंडी धातु की दीवार से चिपकी हुई थी। ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी और उस अनजान आदमी की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उतर जाओ। वह अब भी वहीं था, हिला तक नहीं। उसकी सफेद खाली आंखें अब भी उसी शून्य में टिकी हुई थीं। मैंने सूखे गले से निगलने की कोशिश की। तुम कौन हो? मेरी आवाज ट्रेन के कंपन में खुसी गई, लेकिन वह नहीं हिला, नहीं झपका, बस घूरता रहा। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। वृद्ध अब भी सो रहे थे। कोने में बैठी औरत हल्का सा कराह कर करवट बदली, लेकिन जागी नहीं। डिब्बे में बाकी सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उसके। वह आदमी जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, वह बस चुपचाप बैठा था, अचल। उसकी सफेद निर्जीव आंखें शून्य में घूर रही थीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे चीखना चाहिए था। मुझे उन बूढ़े आदमियों को झकझोर कर जगाना चाहिए था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मैं सच पहले से जानता था। वे उसे नहीं देख पाएंगे, वे उसे नहीं सुन पाएंगे। यह आदमी, ये चीज सिर्फ मेरे लिए आई थी। मैंने खुद को हिलने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे, संभल कर मैंने कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी उसके होंठ हिले। पहली बार उसका चेहरा बदला। एक अजीब, अस्वाभाविक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। चौड़ी, बहुत चौड़ी, मानो उसकी त्वचा किसी ऐसी चीज के ऊपर खींच रही थी जिसे मुस्कुराना नहीं चाहिए था। और फिर वह हिला, पर किसी इंसान की तरह नहीं। सिर झटके से एक तरफ झुका, लगभग टूटने जैसा। और फिर धीमी, झटकों भरी हरकत में उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ गया। उसके होंठ फिर से हिले, लेकिन इस बार मैंने हर शब्द सुना। तुम यहां नहीं होने चाहिए, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मेरी सांसें गले में अटक गईं। मैंने झटके से दरवाजा खींचा और बाहर गलियारे में लड़खड़ाता हुआ निकल पड़ा। ट्रेन अब भी तेजी से दौड़ रही थी। कुछ डिब्बों के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर सोए हुए मुसाफिरों की झलक दिख रही थी, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था, बहुत ज्यादा खाली। मैंने कुछ यात्रियों के जागने की उम्मीद की थी, कोई बाथरूम जाते हुए दिखेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस सिर के ऊपर टिमटिमाती हुई पुरानी फ्लोरोसेंट लाइट्स थीं, जो हर कुछ सेकंड में झपक रही थीं। उनकी रोशनी से लंबी डरावनी छायाएं दीवारों पर पड़ रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर अपने कंपार्टमेंट की ओर देखा। दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन वह आदमी गायब था, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। मैंने घबरा कर एक गहरी सांस ली। शायद यह मेरा वहम था, शायद नहीं। मैंने उसे देखा था, उसने मुझसे बात की थी और उसने मुझसे कहा था कि उतर जाओ। मुझे उसकी बात माननी थी। मुझे इस ट्रेन से उतरना था। मैंने खुद को समेटा और अगले कोच की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी लाइट्स झपकने लगी और सिर्फ एक पल के लिए हल्की डगमगाती रोशनी में मैंने उसे फिर देखा, गलियारे के दूसरे छोर पर, अब भी मुस्कुराते हुए, अब भी वैसे ही खड़ा। इस बार उसके होंठ हिले, लेकिन मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि वह क्या कह रहा था। उतर जाओ अभी। और तभी ट्रेन की सीटी हवा में गूंज उठी। खंडवा जंक्शन पास आ रहा था। मैं दौड़ पड़ा। सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कोच के एग्जिट दरवाजे तक पहुंचा, खिड़की से झांका। दूर धुंधली रोशनी में खंडवा स्टेशन नजर आ रहा था।
ट्रेन धीमी हो रही थी। यही मौका था। मैंने हैंडल कसकर पकड़ा और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ट्रेन रुकेगी मैं कूद जाऊंगा, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, चिपचिपा। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे महसूस किया। वजन, दबाव और फिर एक फुसफुसाहट मेरे कान के ठीक पास, धीमी, सरसराती हुई। अब देर हो चुकी है, बहुत देर। और तभी ट्रेन नहीं रुकी। खंडवा स्टेशन धुंधला होकर पीछे छूट गया। हमने गति धीमी नहीं की, हमने ब्रेक नहीं लगाया, हमने कहीं भी नहीं रुका। अब मैं इस ट्रेन से नहीं उतर सकता था, कभी नहीं। मैं दरवाजे के पास जम गया, स्तब्ध। बाहर खिड़की से देखा, खंडवा स्टेशन अंधेरे में खो चुका था। मैंने कांपते हाथों से लैच खींचा। लॉक था, फिर खींचा, अब भी लॉक। यह संभव नहीं था। स्टेशन पर यह दरवाजे कभी लॉक नहीं होते। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने गलियारे की तरफ देखा, खाली, सिवाय दूर अगले कोच के ठीक पहले वह फिर दिखा। अब भी बैठा हुआ, अब भी मुस्कुराते हुए। उसकी दूधिया सफेद आंखें मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन कुछ बदल गया था। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी, असहज रूप से चौड़ी, और उसके होंठ फिर से हिले। मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। शब्द अब मेरे भीतर गूंज रहे थे। अब वापस नहीं जा सकते, तुम लौट नहीं सकते। मैं पीछे हट गया। मुझे कोई मिलना था, कंडक्टर, कोई भी। मैं अगले कोच की ओर भागा, दरवाजा धकेला, अंदर घुसा। यहाँ अंधेरा था। छत पर टिमटिमाती हुई लाइट्स मुश्किल से गलियारा रोशन कर रही थी। मैं तेजी से बढ़ा। S2, फिर S3, फिर S4। कुछ अजीब लग रहा था। ये ट्रेन गलत दिशा में जा रही थी। मैं ये रूट जानता था, भुसावल से इटारसी, खंडवा होते हुए। लेकिन अब मैं नहीं जानता था कि हम कहाँ थे। कोई स्टेशन नहीं, कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं, बस अंतहीन पटरियां, एक वीरान चांदी से नहाए जंगल में कटती हुई। मानो हम किसी ऐसी जगह जा रहे थे जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं थी। मैं एक और कोच के दरवाजे पर रुका। यहाँ अजीब सी शांति थी। कोई खर्राटे नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस यात्री, सभी बैठे हुए, असामान्य रूप से स्थिर। मेरे पेट में एक अजीब मरोड़ उठी। मैंने डरते डरते अंदर कदम रखा। पहले आदमी को देखा, वह सांस नहीं ले रहा था। उसका शरीर अकड़ चुका था, आंखें खुली, चेहरे पर स्थायी डर जड़ा हुआ था। मैंने एक और यात्री को देखा, वही, फिर एक और एक और। हर यात्री एक जैसा, बैठे हुए, जमे हुए, जीवित, फिर भी मृत, जैसे सफर के बीच में ही जीवन ने उन्हें छोड़ दिया हो। मैं पीछे हटने लगा, सांसें तेज हो गईं, और तभी उन सभी ने अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। एक साथ सैकड़ों निर्जीव आंखें मुझ पर जम गईं। कोई भाव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस देखते रहे। मैं भागा, किधर मुझे नहीं पता था, बस दूर। मेरे कदम जमीन पर गूंजते रहे। मैं अगले डिब्बे में पहुंचा। यहाँ कोई यात्री नहीं था, कोई जमी हुई लाशें नहीं, बस पीली रोशनी में डूबे पुराने पड़ चुके बर्थ और सीटें। मैं एक बर्थ पर गिरा, हांफता हुआ, और तभी ट्रेन धीमी हुई। मैं झटके से उठा, खिड़की से बाहर झांका। एक पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म दिखा। कोई नाम नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई लोग नहीं, बस एक टिमटिमाता हुआ लैंप पोस्ट। ट्रेन रुक रही थी। पहली बार जब से यह सब शुरू हुआ था, ट्रेन रुक रही थी। मैंने सोचा नहीं, संकोच नहीं किया। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उतर जाऊंगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं मुड़ा। वह था दूधिया सफेद आंखों वाला आदमी। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी, उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, और पहली बार वह डरा हुआ लगा। मत उतरना, डोंट गेट ऑफ। ट्रेन झटके से रुक गई। बाहर अंधेरे में कुछ इंतजार कर रहा था। मैं दरवाजे पर जड़ हो गया। प्लेटफॉर्म कोहरे में खोया हुआ, कोई नामपट्ट नहीं, कोई यात्री नहीं, बस एक भूतहा उजड़ा हुआ स्टेशन। उस आदमी की पकड़ और कस गई। मत उतरना, उसने दोहराया। डोंट गेट ऑफ। पहली बार उसकी आंखें भावशून्य नहीं थीं, वह भयभीत था। मैंने घुटक कर निगल लिया। बाहर की हवा असहज रूप से स्थिर थी। प्लेटफॉर्म के आगे की दुनिया असली नहीं लग रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। कोहरे में कुछ खड़ा था, लैंप पोस्ट की रोशनी से परे, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था,
लेकिन उस आदमी की पकड़ ने मुझे जकड़ लिया और फिर अंधेरे से वो चीज आगे आई। पहले तो वह एक आदमी लगा, लंबा, दुबला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा। लेकिन फिर उसने हरकत की अजीब तरीके से। उसके हाथ पैर झटकों से हिल रहे थे, जैसे वे सही से जुड़े ही ना हों। उसका सिर एक तरफ अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। मैंने घबराकर एक कदम पीछे हटाया। मुझे पकड़ने वाले आदमी ने धीमी, कांपती हुई सांस ली। ये उनका स्टेशन है, वह फुसफुसाया। उनका? मेरा पेट मरोड़ खा गया। कोहरे के बीच से और भी आकृतियां उभरने लगी। वे सभी प्लेटफॉर्म के किनारे एक पंक्ति में खड़ी थीं, निस्तब्ध, ट्रेन को देखते हुए, मुझे देखते हुए। मैंने उनके चेहरे समझने की कोशिश की, लेकिन वहां चेहरे थे ही नहीं। जहां आंखें और होंठ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक सपाट, चिकनी सतह थी। मेरे गले में घुटन सी होने लगी। तभी उनमें से एक आकृति ने हाथ उठाया, धीरे धीरे, और मुझ पर उंगली रख दी। मुझे अचानक अपने हाथ की पकड़ में जकड़न महसूस हुई। मैंने झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली। मुझे निकलना था, इस ट्रेन से दूर भागना था। लेकिन तभी उस आदमी ने वो शब्द कहे जिन्होंने मेरे खून को जमा दिया। अगर उतरोगे वापस नहीं आ सकोगे। मेरे कदम ठिठक गए। ट्रेन रुकी हुई थी, पहली बार। और फिर भी मेरा हर एक एहसास मुझे आगाह कर रहा था, मत जाओ। बाहर वे आकृतियां हिली भी नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वे मुझे खींच रही थी। एक मुंह का आमंत्रण। सबसे सामने खड़ा वो प्राणी जिसने मेरी तरफ इशारा किया था, अपना सिर और झुका रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। उसकी सफेद आंखें अब डर से भरी थीं। मत जाओ। लेकिन यह ट्रेन, ये तो किसी कैद से कम नहीं थी। एक ऐसा दुस्वप्न जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब पहली बार मेरे पास निकलने का एक रास्ता था। मैंने गहरी सांस ली और फिर मैंने अपना निर्णय लिया। मैंने ट्रेन से कदम बाहर रख दिया। जैसे ही मेरा पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, एक भयानक घुटन मेरे अंदर समा गई। हवा भारी हो गई थी, जैसे मैंने किसी ऐसी जगह कदम रख दिया हो जो मुझे वहां नहीं चाहती थी। पीछे ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। मैंने झटके से पीछे देखा। सफेद आंखों वाला आदमी अब भी अंदर था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा, लेकिन अब मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। ट्रेन ने एक गहरा, कंपन भरा शोर किया और फिर अचानक वह आगे बढ़ी। पहिए चीखने लगे, चिंगारियां उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में समा गई, गायब। मुझे अकेला छोड़कर उनके साथ। मैंने धीरे धीरे उन आकृतियों की ओर देखा। वे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी थी, अब भी स्थिर, अब भी देख रही थी, अब भी इंतजार कर रही थी। सबसे आगे खड़ा लंबा दुबला प्राणी अचानक हिला। नहीं, वह चला नहीं, बस शिफ्ट हुआ। एक पल पहले वह मुझसे 5 फीट दूर था, फिर 3, फिर 2। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। और फिर उसने बात की, आवाज से नहीं, शब्दों से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर। तुमने ट्रेन छोड़ दी। वह आवाज इंसानी नहीं थी, वह एक संवेद गूंज थी। सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ बोलती हुई। मैंने हकलाते हुए खुद को पीछे खींचा। मैं कहां हूं? उस प्राणी ने अपना सिर और झुका लिया। फिर वह मुस्कुराया। कोई होंठ नहीं थे, कोई मुंह नहीं था, लेकिन मैं उसे मुस्कुराते हुए महसूस कर सकता था। घर। मैंने तेजी से चारों ओर देखा, कोई रास्ता, कोई निकास खोजने के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई सीढ़ियां नहीं, कोई सुरंग नहीं, बस प्लेटफॉर्म जो दोनों ओर अनंत तक फैला हुआ था, कोहरे में खोता हुआ। मेरे पीछे सिर्फ एक खाली पटरियां थीं और उसके बाद असीम अंधकार। कोई खेत नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने वापस मुड़कर देखा। वे आकृतियां अब मेरे चारों ओर खड़ी थीं, अब भी स्थिर, अब भी मुस्कुराती हुई। और फिर उस भयावह आवाज में वे सभी एक साथ बोले, कोई रास्ता नहीं है। एक ठंडी जानलेवा सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। ये एक स्टेशन था, इसका कोई ना कोई अंत तो होगा। मेरे पैरों ने कांपते हुए ही सही, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाया और फिर मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैं भागा।
मेरे पैर तेजी से कंक्रीट पर पड़ रहे थे। धुंध ने हर चीज को निगल लिया था, लेकिन मैं नहीं रुक नहीं सकता था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ये जानना ही नहीं चाहता था कि वे मेरे पीछे थे या नहीं। प्लेटफॉर्म बस बढ़ता गया और बढ़ता गया, एक अंतहीन लूप की तरह। मैं दौड़ता रहा जब तक अचानक मैंने कुछ देखा, एक रोशनी धुंध में टिमटिमाती हुई, मध्यम सी। मेरी छाती जलने लगी थी, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन मैंने खुद को धकेला आगे और फिर मैं वहां पहुंच गया। एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड, उसके अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, मेरा सांस थम गया, क्योंकि वो शब्द अब भी साफ दिख रहे थे और वे मेरे दिमाग में जलती हुई छाप की तरह अंकित हो गए। खंडवा जंक्शन। मैं कभी गया ही नहीं था। मैंने जंग लगे साइन बोर्ड को घूरा। अक्षर पुराने थे, आधे समय की धूल में खो चुके थे, लेकिन कोई गलती नहीं थी। खंडवा जंक्शन। यह असंभव था। मैं घंटों से ट्रेन में था, खंडवा से कहीं आगे। फिर यह जगह, यह सुनसान जर्जर प्लेटफॉर्म यहां कैसे हो सकता था? और फिर भी मैं यहीं था। मेरे पीछे घने कोहरे में कुछ आकृतियां खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, इंतजार करती हुई, मुस्कुराती हुई। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने जबरदस्ती अपने पैरों को हिलाया। मुझे चलना था, मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, कुछ मेरी नजर में आया। ऊंचाई पर लगा एक पुराना घड़ी, सुइयां जमी हुई थी। 7:07 पर। ठीक उसी पल जब मैंने ट्रेन से कदम बाहर रखा था, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घड़ी हिली तक नहीं थी। एक भी सेकंड नहीं गुजरा। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी, वह भी बंद थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। यह जगह असली नहीं थी, नहीं हो सकती थी, लेकिन ठंडी हवा मेरी त्वचा से टकरा रही थी। फुटपाथ का खुरदरा सीमेंट मेरे जूतों के नीचे महसूस हो रहा था। सब कुछ असली लग रहा था। और तभी एक आवाज, कमजोर, कांपती हुई, भाई। मैं ठिठक गया। आवाज प्लेटफॉर्म के आगे से आई थी। मैं यहां अकेला नहीं था। मैंने कोहरे में झांका। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ खालीपन। फिर एक आकृति, छोटी, एक टूटी हुई बेंच के पास दुबकी हुई। एक लड़का, फटे पुराने स्कूल यूनिफॉर्म में, घुटनों को सीने से लगाए हुए। उसके गालों पर आंसुओं की धारियां थीं। वह 10 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था, और उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। मेरे कदम प्लेटफॉर्म पर गूंजे। वो थोड़ा सहम गया, उसके कंधे कांप रहे थे। सुनो, मैंने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? वो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। मैं उसके पास बैठ गया। क्या तुम भी ट्रेन में थे? धीरे धीरे उसने सिर उठाया, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि मैं उसे जानता था। उसकी तस्वीर देखी थी अखबार में, सालों पहले। एक लापता बच्चा जो एक ट्रेन से गायब हो गया था, जो कभी नहीं मिला, और अब वह यहाँ था, इस स्टेशन पर, मेरी तरफ हंसा हुआ। मेरे रगों में ठंड दौड़ गई। बेटा, मैंने फुसफुसाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके होंठ कांपे। वो हमें जाने नहीं देंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने घुटक लिया। कौन? धीरे से उसने कांपता हाथ उठाया, मेरे पीछे की ओर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा। वे आकृतियां अब और करीब आ गई थीं। जो पहले प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थीं, वे अब बस कुछ ही फीट दूर थीं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप, बहुत ज्यादा चुप, जैसे दुनिया से हर आवाज गायब हो गई हो। लड़के ने कांपती सांस ली। वे चाहते हैं कि हम यहीं रहें। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मैंने गहरी सांस ली। क्या नहीं समझ रहा? उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक धीमी टूटी आवाज में, वे तभी चलते हैं जब तुम उन्हें नहीं देख रहे होते। मेरा पेट मरोड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे आकृतियां अपनी जगह से हिली नहीं थीं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था। जैसे ही मैंने पीठ मोड़ी, वे हिलने वाली थीं। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचे, अपनी आंखें उन पर टिकी रखी। लड़का मेरे पास सटकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ मेरी बाजू में कसकर जकड़े हुए थे। आंखें मत झपकाना, उसने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। हमने चलना शुरू किया। एक कदम, फिर दूसरा। कोहरा और गहरा हो गया, देखना मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने नजरें नहीं हटाई, एक सेकंड के लिए भी नहीं। फिर हमारे पीछे एक खींचने की आवाज।
जैसे कुछ खुद को प्लेटफॉर्म पर घिसटते हुए ले जा रहा हो। वे और थे। मैंने दांत भींचे। ये एक जाल था, एक खेल, एक ऐसा खेल जिसे हम जीतने के लिए नहीं थे। हम चलते रहे। जितना कदम बढ़ाता, खींचने की आवाज उतनी तेज और निरंतर होती गई। मेरा दिल मेरे सीने में धड़कने लगा। लड़के का पकड़ और कड़ा हो गया, जैसे वह भी इसे महसूस कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि हम किससे भाग रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वह हमसे आ रहा था। अब यह सिर्फ आकृतियां नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ और जो साया था, कुछ और जो मेरे पीछे छिपा हुआ था, कुछ और जो मेरे लिए इंतजार कर रहा था। आगे देखो, लड़के ने कहा, उसकी आवाज कांपती हुई। मैंने सिर हिलाया, लेकिन डर मेरे अंदर से घुसने लगा। कोहरा और भी घना हो गया और दुनिया एक विकृत भूल भुलैया बन गई, जहां हर रूप अज्ञेय था। हम चलते रहे, एक कदम, फिर दूसरा। खींचने की आवाज अब और तेज हो गई, पीछे से आ रही थी। मैंने अनजाने में अपने कंधे पर नजर डाली और फिर वह था, एक साया, एक विशाल मरोड़ती हुई अंधकार की दीवार। कोई आकृति नहीं, कोई मानव रूप नहीं, बस एक चीज, एक अस्तित्व जो साए और भय से बना था, हमारे पास बढ़ रहा था। ये इंसान नहीं था और ये पास आ रहा था। मैंने लड़के को और करीब खींचा। तेज चलो, मैंने कहा। साया झपकते हुए आगे बढ़ा और हम दौड़े। प्लेटफॉर्म हमारे सामने खींच रहा था, अंतहीन, जैसे आईने का हॉल। लेकिन वहां कुछ गलत था उन परछाइयों के बारे में। जैसे ही हम दौड़े, आकृतियों की परछाइयां जो पहले खड़ी थी, आईनों में घूमने लगी, मोड़ती हुई, गुम होती हुई। फिर मेरे डर के साथ मैंने कुछ और देखा, मेरी परछाई। लेकिन यह मैं नहीं था, यह कुछ और था। एक मुझसे कहीं अधिक अंधेरा, बिना आंखों वाला चेहरा, सड़ी हुई चमड़ी जैसा रंग, एक मुस्कान जो असली नहीं हो सकती थी। वह मुझसे मुस्कुरा रहा था। मैं रुक गया और उसी पल में मुझे महसूस हुआ, मेरे आसपास की हवा और ठंडी हो गई थी, भारी हो गई थी। लड़के ने मेरी बाजू खींची। उनकी तरफ मत देखो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। परछाइयां अब सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, वो सच में हो रही थी। एक जो मुझसे अंधेरे रूप में था, आईने से बाहर आ गया। उसकी खाली आंखें मेरी तरफ टिकी हुई थीं और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं था। वहां और थे, मेरे जैसे रूप जो आईनों में खड़े थे, हर एक और ज्यादा विकृत। मेरे गले से घिन उभर आई जब मैंने पीछे हटना शुरू किया। तुम इससे नहीं बच सकते, आवाज मेरे पीछे से आई। मैं पलट कर देखा, वे आकृतियां वहीं थीं, अब सिर्फ देख नहीं रही थीं, वे हिलने लगी थीं। लड़का सही था, वे तभी हिलती थीं जब तुम उन्हें नहीं देख रहे होते। और अब वे हर जगह थीं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय दौड़ने के। समय रुक चुका था, लेकिन उनके लिए नहीं। वह कभी नहीं रुका। जैसे ही हम दौड़े, मैंने एक असंभव सच्चाई को महसूस किया। हम सिर्फ इस स्टेशन में नहीं फंसे थे, हम समय में फंसे थे। मैं ट्रेन से उतरा था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, मैंने एक ऐसी जगह में कदम रखा जो समय से परे थी। एक स्टेशन जो समय से बाहर था। एक ऐसी जगह जहां समय घूमता है, सर्पिल होता है और कोई नहीं निकलता। कोई नहीं सिवाय आकृतियों के। और अब साए। लड़के ने मुझे बताया था कि वे चाहते हैं कि हम यहीं रहें, लेकिन क्यों? मैं उस पल यह समझ नहीं पाया। मुझे भागना था, मुझे भागना था, लेकिन मैं उस सच्चाई को महसूस कर सकता था, जैसे साया मेरे पीछे आ रहा हो। इससे बचना नहीं था, इस जगह से नहीं, उनसे नहीं। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ज्यादा डर किससे था, स्टेशन से या उन जो हमें देख रहे थे। प्लेटफॉर्म का आखिरी हिस्सा सामने था, अब मैं उसे देख सकता था। एक दरवाजा, पहले से अलग। ये वो दरवाजा नहीं था जो मैंने पहले देखा था। चमक रहा था, नरम, लगभग आकर्षक रोशनी के साथ दमकता हुआ। मैं देख सकता था उसके पार एक रास्ता था, एक ऐसा स्थान जहां बाहर की ताजगी महसूस हो सकती थी, एक ऐसी जगह जहां मैं आखिरकार सांस ले सकता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, ये वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं रुक गया, मेरी सांसें तेज हो रही थीं। लड़का जो अब मेरी बगल में खड़ा था फुसफुसाया, ये एक धोखा है, मत जाओ। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये बाहर जाने का एकमात्र तरीका था। मैं बहुत पास था। मैं एक कदम और बढ़ा, दरवाजा अब मेरे पहुंच में था। मैं लगभग अचानक लड़के ने मुझे खींच लिया।
नहीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया, हमारे नीचे की जमीन धसक गई। हम गिर पड़े और दरवाजा वह गायब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों क्यों नहीं मैंने इसे देखा। और फिर जैसे ही अंधेरा हमारे चारों ओर घेरने लगा, मैंने समझ लिया यह कोई जगह नहीं थी जहां आप जा सकते थे, न भागकर न ही किसी तरीके से बचकर। हम स्टेशन में फंसे थे और उन्हें हमेशा से इसका पता था। मैंने आखिरी बार लड़के को देखा, उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। मैं भी वही महसूस कर रहा था। छायाएं, आकृतियां, उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। और जैसे ही अंधेरा हमें घेरने लगा, मुझे समझ में आया यहां से कोई बच नहीं सकता था। हम यहां हमेशा से थे और स्टेशन हमारा भाग्य था। गिरना हमें मार देना चाहिए था। यह नहीं हुआ। मैं जमीन पर गिरा। धक्का इतना तेज था कि मेरे फेफड़ों से हवा छिन गई। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत था। लड़का मेरे पास पड़ा था, हिलडुल नहीं रहा था। हवा घनी थी, दम घोंटने वाली, कुछ अनदेखी चीज से भरी हुई। एक दबाव था, एक मौजूदगी। मैं संघर्ष करते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरा शरीर दर्द से भरा था। हम अब प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, हम कहीं नीचे थे, छायाओं और गूंजों की एक जगह, भूल गए हुए चीजों की जगह। लड़का कराहते हुए मेरे पास इधर उधर हरकत करने लगा। मैंने उसे हल्का सा झंझोड़ते हुए हाथ बढ़ाया। बच्चे, मैंने बुदबुदाया। उठो। उसकी आंखें हल्की सी झपकी के बाद खुली और फिर वह चीख पड़ा। दर्द से नहीं, परंतु डर से। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मेरा खून जम सा गया। हमारे नीचे की जमीन ठोस नहीं थी, ये पत्थरों की स्लैब से बनी थी। पुरानी दरारें पड़ी हुई थी और उन पर नाम खुदे हुए थे। सैकड़ों, हजारों। कुछ गहरे खुदे हुए थे, कुछ मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। समय के कारण वे घिस चुके थे। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, क्योंकि मुझे पता था वे क्या थे। कब्रें जिनमें शरीर नहीं थे, परंतु वे लोग थे जो भुला दिए गए थे। वे लोग जो गायब हो गए थे और जिनके नाम ऊपर की दुनिया से मिटा दिए गए थे। यह एहसास मेरे ऊपर हथौड़े की तरह गिरा। यह जगह सिर्फ लोगों को नहीं लेती थी, यह उन्हें पूरी तरह से मिटा देती थी, ऐसे जैसे उन्होंने कभी अस्तित्व ही नहीं किया। मेरे सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, कुछ खोजने लगा, बेतहाशा, बेचैनी से। तब तक जब तक मेरी उंगलियां किसी चीज से न टकराईं। एक पत्थर की स्लैब जो आधी धूल में दबी थी और उस पर मेरा नाम। मैं सुन्न पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अक्षर वहां थे, मेरा पूरा नाम पत्थर पर उकेरा हुआ, जैसे मैं पहले से ही यहां दफन था, जैसे मैं हमेशा से यहीं था। नहीं, मैंने बुदबुदाया, ये सच नहीं हो सकता। लड़का मेरे बगल में खड़ा था, उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। अब वह रो नहीं रहा था, वह पहले से जानता था, देख चुका था ये सब होते हुए, औरों के साथ, हर किसी के साथ जो यहाँ आया था। यहीं हमें रखा जाता है। वह फुसफुसाया, उसकी आवाज खोखली थी, दूर से आती हुई। जैसे ही तुम ट्रेन से उतरते हो, तुम मिटने लगते हो। मैंने सिर हिलाया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो हमें वापस जाना होगा। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया। कोई वापस नहीं जाता। एक धीमी अजीब सी आवाज हवा में गूंज उठी, एक सरसराहट, सैकड़ों फुसफुसाहटें। वे आकृतियां अब वे हमारे पीछे नहीं थीं, ना ही धुंध में छिपी हुई, बल्कि हर तरफ थीं, दरारों से निकलती हुई, उन नामों से, अंधकार से ही जन्म लेती हुई। वे इंतजार कर रही थीं हमारे समझने का, हमारे उनका हिस्सा बनने का। लड़के ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में घबराहट थी। एक ही रास्ता है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने सुनना नहीं चाहा, लेकिन मैं पहले से जानता था। यह भागने की बात नहीं थी, यह बचने की बात नहीं थी, यह जगह कोई जाल नहीं थी, यह एक कब्रगाह थी और मैं पहले से ही इसमें दफन था। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, लहरों की तरह उठती हुईं। वे आकृतियां करीब आ गईं, उनके चेहरे अब भी छिपे हुए थे, लेकिन अब मैं समझ चुका था। वे राक्षस नहीं थे, वे भूत नहीं थे, वे वही थे जो मुझसे पहले यहाँ आए थे, जो ट्रेन से उतरे थे, जो भागने की कोशिश में थे और भुला दिए गए थे। अब वे मुझे अपना रहे थे। मैंने लड़के की ओर देखा। तुम्हारा नाम? मैंने पूछा। क्या नाम है तुम्हारा?
उसके होंठ हिले। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। मुझे नहीं पता। एक तेज चुभता हुआ डर मेरे सीने में समा गया। ये हो रहा था उसके साथ, मेरे साथ, हर उस शख्स के साथ जो कभी यहां आया था। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे झकझोरा। सुनो, तुम असली हो, मैं असली हूं। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कब तक? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही महसूस कर रहा था। मेरी यादें धुंधली हो रही थीं। मेरा अतीत मुझसे छूट रहा था। मैं उसे पकड़ना चाहता था, अपने नाम को, उस ट्रेन को, उस जिंदगी को जो कभी मेरी थी। लेकिन यह मेरी मुट्ठियों से फिसल रहा था, रेत की तरह, धूल की तरह, जैसे यह कभी था ही नहीं। अब वे आकृतियां हमारे सामने थीं, अपनी बाहें बढ़ाते हुए, ना हिंसा के लिए, ना गुस्से में, बल्कि अपनाने के लिए। और मैं समझ चुका था, मेरे लिए कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई वापसी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। यह अंतिम पड़ाव था, जहां भुला दिए गए लोग हमेशा के लिए ठहर जाते थे। और जैसे जैसे मेरा नाम मेरी ही स्मृतियों से मिटने लगा, मैंने खुद को खो दिया। मैंने छोड़ दिया। उन आकृतियों ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, और मैं भी उनमें से एक बन गया, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ। जब तक अगला यात्री ना आए, जब तक अगला नाम ना मिट जाए, ट्रेन कभी नहीं चली। उसे चलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम पहले से ही अपने घर पर थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस एक महिला खड़ी थी, मोटे शॉल में लिपटी, ठंड से कांपती हुई। उसने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन देर से थी, अगर वह आ भी रही थी। कुछ अजीब था, स्टेशन कुछ ज्यादा ही शांत था। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी गूंज उठी, फिर एक धीमा सा घंटा बजा। उसकी सांसें थम गईं। कोहरे के बीच से एक ट्रेन निकली, पुरानी, जंग लगी हुई, अजीब। उसकी खिड़कियां काली थीं, बेजान, चमक रही थी जैसे वह गीली हो। उसने महसूस किया अपनी हड्डियों तक कि उसे इस पर चढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी किसी ने उसका नाम पुकारा, एक जानी पहचानी आवाज, किसी की जिसे वह बहुत पहले खो चुकी थी। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दरवाजे खुले, एक आमंत्रण। उसने खुद को रोकने की कोशिश की। उसका दिमाग चीख पड़ा, भागो अभी। वह मुड़ी और उन्हें देखा। वे आकृतियां प्लेटफॉर्म पर खड़ी, बेजान, खोखली, इंतजार करती हुई। उन्होंने अपनी हथेलियां उसकी ओर बढ़ाईं। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। नहीं, वह गायब नहीं होने वाली थी, बाकियों की तरह नहीं। उसकी नजर स्टेशन के बाहर की ओर गई। टिकट काउंटर, सीढ़ियां, बाहर की दुनिया। वह दौड़ पड़ी। वे आकृतियां हिली, तेज, नीरव। मिट्टी उसके पैरों के नीचे खिसकने लगी। दृष्टि धुंधला गई। स्टेशन उसे निगल रहा था। वह छटपटाई, खुद को खींचकर आगे बढ़ाया। बाहर का रास्ता बहुत पास था। कोई ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसके कंधे को छू गईं। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी, रुक जाओ। वह झटके से आगे बढ़ी और बाहर निकल गई। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। खामोशी टूट गई। दुनिया फिर से असली लगने लगी। वह पीछे मुड़ी। स्टेशन खाली था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आकृतियां नहीं, बस एक सुनसान प्लेटफॉर्म, धूल से ढका हुआ। और फिर उसने आखिरी बार वह फुसफुसाहट सुनी। हर कोई नहीं बच पाता। हवा सर्दी से चीख उठी। वह फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।